नमस्कार, मेरा नाम अखिल अखिलेश है और आपने देखना शुरू कर दिया है रोजमैन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिशियल चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक मेंटर्स जो लगभग 10 सालों से हमसे जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इतने सालों में इनका अनुभव कैसा रहा और ये रोजमैन के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। सबसे पहले सर हम आपका स्वागत करते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद सर, चूँकि आप 10 साल से हमसे जुड़े हुए हैं, सर अनुभव शेयर कीजिएगा, क्या क्या अनुभव रहा। मैं पहले अपना परिचय बता दूं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर आर.एस. शर्मा, बेसिकली मैं बिहार से रहने वाला हूं। अच्छा। और पिछले 12-13 साल से मैं हरियाणा में हूं। और अंबर जी से रोजमैन ट्रस्ट से मैं 10 सालों से जुड़ा हुआ हूं। और मैं देखता हूं कि एक छोटा सा इंडिविजुअल व्यक्ति कैसे संस्था बन जाता है। ये मैंने लाइव देखा है अंबर जी को देखते हुए। धीरे धीरे एक छोटा सा ड्रीम ले करके और आज जहाँ तक ये पहुँचे हैं। ट्रस्ट जो अपनी बिल्डिंग में आके पहले रेंटेड बिल्डिंग में थी, तो इतना बड़ा सफ़र एक छोटा सा लड़का, कभी कभी आश्चर्य भी होता है। लेकिन मैं चूँकि बहुत दिनों से जुड़ा हूँ, देखता हूँ एक सोच के तहत, एक प्लानिंग के तहत एक अप्रोच है कि कैसे हम एजुकेशन में अपना योगदान दें। इसी के तहत इन्होंने जो ट्रस्ट बनाया। और आज मैं देखता हूँ पूरे हिंदुस्तान के, खास करके हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, NCR, साउथ इंडिया में कितने बच्चे इस रोजमैन ट्रस्ट के द्वारा इसका लाभ उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और इतना बढ़िया योजना कि जो बच्चा आज जो समय है, किसी शहर में कहीं भी रह ले तो उसको 4-5 हज़ार रुपये महीने का रहने खाने का खर्च आ जाता है। सिर्फ उतने पैसे में वो इंजीनियर बन सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसको बड़ा सीरियसली ले रहा हूँ। मेरे जहन में बात आती है कि जो गरीब माँ बाप है, देहात में रहने वाले लोग हैं, वे शायद इस बात को नहीं सोच पाते होंगे आज जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं जिस कॉलेज में अभी फ़िलहाल डायरेक्टर हूँ, पीछे भी मैं हरियाणा के और कॉलेज में डायरेक्टर रह चुका हूँ, वहाँ भी रोजमैन से हमारे कॉलेज में बच्चे गए थे। आज मैं हूँ ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये हरियाणा में है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ मैं पिछले 4-5 साल से डायरेक्टर हूँ। वहाँ भी काफ़ी बच्चे रोजमैन के पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन बच्चों को शुरू में तो शायद पता नहीं लगता होगा क्या है कैसे है, लेकिन बाद में दे रियलाइज़ कि इतना बड़ा मुझे यहाँ से सहायता मिला। क्योंकि बिना पैसे का करने का मतलब है कि कॉलेज का कोई ट्यूशन फी नहीं, रहने और खाने का उनको देना होता है। सिर्फ रहने और खाने के पैसे पे और एग्जामिनेशन फ़ी, जो जितना भी एक्चुअल जो लगता है उस तरह। तो मेरे हिसाब से, मैं तो यदि इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये बहुत बड़ा नेक काम, पुण्य का काम है जो ये कर रहे हैं समाज के लिए। और इस तरह अंबर जी का परिवार बड़ा होते जा रहा है। और जब इतने परिवार बड़े होते हैं तो एक आदमी से खड़ा हुआ था, एक अवैस अंबर अकेला चला था, और आज इतने बच्चे, इतने पेरेंट्स, इतने एम्प्लॉय साथ में काम करने वाले, हमारे जैसे लोग जो जुड़े हुए हैं, कॉलेज के लोग जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से एक बड़ा परिवार इन्होंने बनाया है। और कहता है कि पैसा तो कोई भी बना लेता है, परिवार बनाना बड़ा मुश्किल होता है, आदमी कमाना बड़ा मुश्किल होता है, जो इन्होंने अर्न किया है। दूसरी जो बात मुझे इनमें लगती है कि मैं बहुत बार देखा हूँ, उनके पास बैठा रहता हूँ, तो जो जिस लेवल का है, जिसको खाने पीने का भी नहीं है, उसके लिए भी कुछ जुगाड़ कर देते हैं कि अच्छा चलो मैं कुछ करा दूँगा, तुम्हें पढ़ाऊँगा, तुम्हें ऐसे मदद करूँगा, तुम्हें ऐसे मदद करूँगा। उसके बाद भी चलो जो बच्चा हॉस्टल का फ़ी दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 हज़ार रुपये उसको पर मंथ लग रहा है, 60 हज़ार रुपये, उसमें भी जो SC ST OBC है, कोई माइनॉरिटी का, उस बच्चे को स्कॉलरशिप मिल गया, वो पैसा उसमें यूज कर सकता है। तो फाइनली यदि किसी को 40 हज़ार मिल गया 60 हज़ार में, तो 20 हज़ार रुपये उसको पर एनम खर्च हो रहा है। कुछ नहीं है, ऐसे करते करते वो एक टेक्नोक्रेट बन गया। सिंपल कहीं पढ़ता कॉलेज में, बिहार में, इधर उधर, तो IABA करके बेचारा अपना कहीं किनारे हो जाता है। आज उसके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है, माँ बाप को भी कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा बच्चा, उसको समाज में कहने में होता है कि मेरा बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है। तो एक अंदर से उसको कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ता है। बच्चा को सोचता है टेक्निकल ग्रेजुएट है, नॉर्मल ग्रेजुएट नहीं है। तो ये सारी बात मैं समझता हूँ कि जो अंबर जी ने उठाया है करने का, और बहुत बड़ा समाज को योगदान है। और मैं इसको बड़ा नज़दीक से देखा हूँ। मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ। जो मैं देखा हूँ, जो मैं समझा हूँ, जो मैं जाना हूँ, उस बात को मैं शेयर कर रहा हूँ लोगों के लिए। एक मैसेज है कि विश्वास जब करता है व्यक्ति, तभी किसी के साथ जुड़ता है, और जुड़ता है तब उसको परखता है।
तो ये सारी बात मैं इनके साथ किया हूँ, देखा हूँ, बैठा हूँ, और तभी इतना मेरा भी एसोसिएशन है इतना लंबा। सर आप जिस कॉलेज में हैं वहाँ आपने बताया कि रोज माइंड के भी बच्चे जाते हैं और कुछ बच्चे डायरेक्ट भी जाते होंगे, तो फी में काफ़ी अंतर आ जाता होगा, तो कहीं किसी प्रकार की असमानता वाली व्यवहार देखने को मिलती है? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि उस बच्चे को पैसा कम लग रहा है जी। लेकिन रोजमाइन से कॉलेज को फील नहीं होता है कि हमको पैसा कम मिला है। जी जी। तो बल्कि ये बाकी बच्चा सोचता है कि मैं भी क्यों नहीं रोजमाइन से जाऊँ, क्योंकि मुझे भी ये सुविधा मिलेगी, और हर लोग चाहता है कि मुझे पैसा कम लगे। तो कॉलेज के लिए तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, और ना वहाँ कोई उसको कोई टैग तो नहीं लगाओ कि रोज माइन का आया हुआ है। फी उसका कितना आया है और बाकी कहाँ से स्कॉलरशिप आएंगे, ये तो कॉलेज का मामला है। हमको X+Y मिलना है, हमको X+Y मिल रहा है। और जहाँ तक जो आप पूछ रहे हो उसका मैं जवाब दूँ, एक हॉस्टल, एक क्लास, कोई ऐसा नहीं है कि चाहे रोज माइन के बच्चे हैं ये तो सिर्फ हॉस्टल फी देता है, ये कॉलेज फी नहीं देता, इसका एक सेक्शन अलग कर दो, उसके क्लास अलग हो, उसके लैब अलग होंगे, उसके रहने की व्यवस्था अलग होगी, सब कुछ होगा। मैं एक बात बताऊँ, मेरे यहाँ तो माइनॉरिटी के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए हमने फ्राइडे का बस अरेंज किया हुआ है, वो जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। हाँ। जी जी। तो मैंने फ्राइडे को एक फॉरएवर ये ऑर्डर है कि उसमें किसी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लेना है। नमाज के टाइम हाँ, नमाज टाइम में वो 1 बजे या कोई टाइम है फिक्स, वो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज को मेरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि उतने बजे बस खुलेगी, उन बच्चों को वहाँ ले जाएगा और नमाज पढ़ेंगे, वापस आएंगे। और उसमें ऐसा नहीं कोई रोज माइन के बच्चे जाते हैं, सारे बच्चे जो माइनॉरिटी हमारे कैंपस में सारे जाते हैं। मतलब ये कहने का है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि रोज माइन हो या दूसरे बच्चे हो, सारे बच्चे कॉलेज के हैं। जी जी। और वो कहीं ना कहीं से आते हैं जी, उनका माथे पे या फिर उनका ऐसा कोई टैग नहीं लगा है कि आप रोज माइन से आए हो, आप डायरेक्ट आए हो। एग्जैक्टली, मेरे लिए वो कोई मतलब नहीं कि रोज माइन से बच्चे आ रहे हैं या कहाँ से। सारे जो बच्चे हमारे हैं वो हमारे स्टूडेंट हैं, उस कैंपस के स्टूडेंट हैं, वो हमारे स्टेक होल्डर हैं। तो जो सुविधा X को मिल रही वही Y को मिल रही। रैदर ये कहूँ कि XY है नहीं, सारे स्टूडेंट हैं, सबको एक है, चाहे वो खाने का हो, पढ़ने का हो, जो मेस का काउंटर है, सब कुछ, एवरीथिंग। तो इस तरह से कहीं कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। इसलिए इस बात से कोई मन में किसी तरह का कन्फ्यूजन न रखे, उसके मन में बात ना आए कि पता नहीं रोज माइन से जा रहे हैं, हम ट्यूशन फी नहीं देते हैं तो मेरे साथ कोई अलग व्यवहार हो, कुछ ऐसी कोई बात नहीं। सर आप इतने सारे कॉलेज में डायरेक्टर रहे, इतने सारे कॉलेज में कई पोस्ट पे रहे, आप आए दिन सैकड़ों बच्चों से, सैकड़ों युवाओं से मिलते होंगे। सर आज का युवा वर्ग इंजीनियरिंग को किस नज़रिए से देखता है? मैं 25 साल मेरा प्रोफेशनल कैरियर हो गया, 25 साल से ज़्यादा हो गया। मैं तो खुद पढ़ा, और यदि उसको जोड़ दूं तो लगभग 29-30 साल का स्पैन हो गया जब से मैं इंजीनियरिंग में पढ़ाई के लिए गया। बीटेक किया, एमटेक किया, पीएचडी किया, इंजीनियरिंग का जो हाईएस्ट डिग्री हो सकता है वो लिया। और आज जो लेक्चरर से कैरियर शुरू होता है तो उसका मैक्सिमम किसी कॉलेज का प्रिंसिपल डायरेक्टर होना है, तो वो भी हो गया। क्वालिफिकेशन भी मैक्सिमम ले लिया और पोस्ट भी मैक्सिमम ले लिया, एक नॉर्मल। बाकी तो किसी चीज़ का कोई अंत है नहीं। मैं जो समझता हूँ, पता नहीं क्यों ये धारणा है और मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। टेक्नोक्रेट एक टेक्निकल डिग्री एक कॉन्फिडेंस देता है, एक सिंपल कोई ग्रेजुएट है और एक कहता है मैं इंजीनियर हूँ, तो उसके एक आत्मविश्वास में फ़र्क आता है, उसका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है, लोग उसको दूसरे तरह एग्जैक्टली। एक बात अलग है कि उसके अंदर वो मटेरियल होना चाहिए, पढ़ा लिखा, ऐसा नहीं कि सिर्फ झूठ का नाम लिखा लिया इंजीनियरिंग में हम हैं और पढ़ेगा नहीं। जो पढ़ेगा नहीं वो कहीं नहीं कुछ करेगा। लेकिन इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और यदि बढ़िया से पढ़ करके वो अपने अंदर वो एलिमेंट ले आता है कि मैं इंजीनियर बना हूँ, मैंने मेहनत किया, क्लास किया, लैब किया, तो इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। लोग हमसे पूछता है एडमिशन के समय कि सर प्लेसमेंट क्या होगा जी। ये बड़ा गलत प्रश्न गलत समय पे है। अरे तुम आज एडमिशन ले रहे हो, 4 साल बाद तुम्हारा प्लेसमेंट होगा जी। आज उसका जवाब कोई नहीं दे सकता, जो भी देता है वो झूठा देता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट प्लेसमेंट करेगा, तुम्हारा एडमिशन प्लेसमेंट नहीं होगा। तुम एडमिशन ले लिए इसलिए प्लेसमेंट नहीं हो जाएगा। तुम यदि बढ़िया से पढ़ोगे, तुम्हारे रिजल्ट अच्छे आएंगे, सारे पेपर क्लियर होंगे, तब प्लेसमेंट होंगे। और वैसे लोगों को लोग खोजने के लिए दौड़ कर आते हैं। हम लोगों के पास यदि 10 का रिक्वायरमेंट होता है तो बच्चा ही 4 अपियर होता है उसमें। क्यों? क्योंकि 4 तो पढ़ाई नहीं, हॉस्टल में सोया हुआ था, 1 पेपर में री आया हुआ। 2 कैसा आया? हवाई चप्पल पहने हुए आया है, उसको लगता ही नहीं कि मुझे जॉब चाहिए। यदि वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है जॉब लेने के लिए, जॉब देने वाला देखता है कि इसको लेने का इच्छा है कि नहीं, कितनी
ये लेना चाहता है कि नहीं, और ले लेगा तो कर पाएगा कि नहीं। वो जो प्लेसमेंट के समय जो बोर्ड बैठती है वो सारे चीज़ों को पढ़ती है, उसके चेहरे को पढ़ती है, उसके ज़रूरत को पढ़ती है, तब उसको नौकरी देता है। और दुनिया में कहीं भी कोई उसी को नौकरी देता है जो हमारे काम के लायक सूटेबल है, जो हमारे काम को कर पाएगा। तो ये बड़ा एक ऐसा प्रश्न है कॉमन झूठ का, उसको कुछ पता नहीं प्लेसमेंट के बारे में, लेकिन ये जरूर पूछ देंगे उसके पेरेंट भी, वो बच्चा भी, प्लेसमेंट होगा कि नहीं। अरे तुम उस लायक बन जाओ, तुम मांगते क्यों हो, दुनिया देखे, ऐसा बन जाओ कि दुनिया तुम्हें दे, तुम्हें पुकारे भाई मेरे यहाँ चलो, मेरे यहाँ चलो, मेरे यहाँ चलो। तो मेरा ये रिप्लाई होता है हर पेरेंट्स को, हर बच्चे का, जो मैं ये कह रहा हूँ। और ये शायद मैं इसमें कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ। जो पढ़ेगा, जो अपने अंदर ताकत लाएगा, उसको दुनिया पूछेगी। नहीं पढ़े हो, नहीं किए हो, कोई नहीं पूछेगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। क्या होता है कि हम लोग भी यूट्यूब पे देखते हैं, जो वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं, तो बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सर प्लेसमेंट का क्या है। रोज माइंड समझाते हैं तो इसका प्लेसमेंट क्या हुआ, तो इसका जवाब आप हमारे सर ने आपको दिया। तो आप जब भी ऐसे कमेंट करते हैं तो हम इसका जवाब लिखित में नहीं दे पाते हैं, क्योंकि लंबा लिखना पड़ेगा, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा। सर एक और सवाल, समाज के कुछ लोगों ने इंजीनियरिंग को लेकर गलत अवधारणा बना ली है। मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पर, यूट्यूबर का नाम नहीं लूँगा, बहुत फेमस यूट्यूबर है बिहार के। उनका कहना था कि अगर छत पर से आप थूकते हो तो थूक जाकर किसी इंजीनियर पे ही गिरता है। मतलब समाज में इंजीनियरिंग की और इंजीनियर की इतनी तादाद हो गई है, इतने भर गए हैं, इतने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं कि अगर आप छत पर चढ़ के थूक फेंकते हो नीचे तो जाकर किसी इंजीनियर पर गिरता है। सर ऐसे लोगों के लिए क्या कहिएगा? फिर से मेरा वही जवाब है कि वो अपने अंदर क्वालिटी डेवलप नहीं कर पाया। सिर्फ क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा, क्वालिटी भी देखना पड़ेगा। मतलब ये मेरा कहने का है कि आज इतनी ज़रूरत है कि हम लोग तो रोज़ फेस करते हैं डे टू डे, कि हमारे यहाँ प्लेसमेंट कंपनी आती है कोई, उसको 10 बच्चे चाहिए, मैंने कहा जैसे पीछे भी, उसको 5 बच्चे मिलते हैं, क्योंकि वो उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं। एक दूसरी बात है कि यदि लोग पढ़ना शुरू करें बढ़िया सीरियसली ले, तो आज इतने, मुझे बताओ आप दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जो बिना इंजीनियरिंग का हो सकता है। आज इस बिल्डिंग में बैठे हैं वो इंजीनियर बना रहा है, आप जो इंटरव्यू कर रहे हो, जो माइक यूज़ कर रहे हो वो इंजीनियर बना रहा है, जिस कुर्सी पे बैठ रहे हैं उसको डिजाइन इंजीनियर कर रहा है, हम जिस गाड़ी पे घूमते हैं उसको इंजीनियर बनाता है, ऑपरेशन थिएटर में जो टूल्स जो डॉक्टर यूज करते हैं, नाइफ, उसको इंजीनियर बनाता है, हवाई जहाज इंजीनियर बनाता है, फ्लाईओवर, अपार्टमेंट इंजीनियर बनाता है, रोड इंजीनियर बनाता है। आज हम कर रहे हैं ये 6 लेन रोड हो गए, 8 लेन रोड हो गए, वहाँ हाईवे बन रहे हैं, वो रोपवे बन रहे हैं। ये कौन बना रहा है? इवन मैं एक और बहुत छोटा सा अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे लोगों को समझ में आएगी कि कितना ज़रूरी है टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना, टेक्निकल होना, और उसके लिए पढ़ाई लिखाई करके एक डिग्री हासिल करें कि उस डिग्री के आधार पर नौकरी मिले। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू टॉक, अभी फास्ट ट्रैक हो गया सारे टोल पे। बताओ पहले एक लेमैन आदमी पैसा लेता था, कर लेता था, अब तो उसको इंजीनियर चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, वहाँ उसको वहाँ ऑपरेट करना कंप्यूटर को, कौन करेगा बिना इंजीनियर का? तो ये मैं इतना छोटा एग्जांपल दिया हूँ अभी लेटेस्ट, कि इससे क्लियर हो जाएगी लोगों को बात कि इस तरह की चीज़ धीरे 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 धीरे, कल को जो लोग पढ़े हुए थे, आज टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो लोग अपने आप को लेमैन समझ रहा है। जैसे हम कंप्यूटर नहीं जानते, मोबाइल नहीं जानते, उसी तरह से बिना इंजीनियर का हम कुछ कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी भी इंजीनियर, एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर के लिए इरीगेशन होगा, कौन देगा? इंजीनियर देगा, सिविल इंजीनियर देगा। कपड़ा कौन देगा? रेशम की खेती होगी, उसके लिए कौन करेगा? फिर वही एग्रीकल्चर की बात आ गई। मकान कौन देगा? इंजीनियर देगा। बेसिक नीड जो है रोटी, कपड़ा, मकान, वो तो इंजीनियर दे रहा है। उसके बाद आदमी जब ये तीनों होगा तब उसको स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, जहाँ डॉक्टर के यहाँ जाएगा वहाँ भी जो सारे चीज़ लग रहे हैं। विद्यालय में जाना है, विद्यालय भवन कौन बनाएगा? इंजीनियर बनाएगा। तो ये पता नहीं क्यों ये धारणा है, और इसके लिए लोग, हाँ ये क्यों हो रहा है इसका मैं ये कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि मैंने अपने अंदर क्वालिटी जनरेट नहीं किया, मैं वो 4 साल बर्बाद कर दिया। मैं ऑलवेज अपने स्पीच में कहता हूँ 4 साल और 40 साल, 4 साल यदि मजा करोगे तो 40 साल तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, और 4 साल मेहनत करोगे तो 40 साल मजा करोगे। अब लोगों को चुनना है कि 4 साल मजा करना है या 40 साल मजा करना है। सारे जगह आप A to Z, मैं कह रहा हूँ, हमारी बात जो मैं कह रहा हूँ उसको आप कोरिलेट करो फील्ड में, मार्केट में, कि मैं क्या सही कर रहा हूँ या कुछ अपने मर्जी से बोल रहा हूँ। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सब कुछ लाइव है। सिर्फ कोरिलेट करने की ज़रूरत है कि इस इंसान, इसने जो कहा है वो सचमुच में कहा है, ये बात सचमुच फील्ड में है, प्रैक्टिकली है। तो बहुत बड़ा स्कोप है।
और मैं बार बार कर रहा हूँ, बीइंग ए टीचर कर रहा हूँ, टीचर होने के नाते जो फोकस कर रहा हूँ कि अपने अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करो, पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। टीचर है, साधन, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जाओगे नहीं तो तुम्हारा किताब नहीं चल के आएगा, किताब के पेज अपने आप नहीं खुलेंगे। तो लाइब्रेरी होने का क्या फ़ायदा? कहोगे लाइब्रेरी का क्या फ़ायदा? अरे फ़ायदा तुम्हें लेना पड़ेगा, तुमको इंजीनियर के लायक बनना पड़ेगा, इंजीनियर बनना पड़ेगा, इंजीनियर बन के देश के लिए, दुनिया के लिए काम करना पड़ेगा। आज हम लोग जिस ट्रेन में, हवाई जहाज़ में जा रहे हैं, कोई इंजीनियर तो बनाया होगा। आज हम उसका साधन ले रहे हैं, हम में से, तुम में से क्यों नहीं कोई ऐसा कर रहा है कि हम तुम्हारे नाम हो, तुम्हारा दिया हुआ साधन यूज करें? क्यों? क्योंकि आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, माँ बाप ने अच्छा चलो ठीक है खिला पिला रहा है, लोगों को लग रहा है ठीक ही है, कोई बात नहीं। आजकल बड़ा मेहनत से लोग एक औलाद पैदा करता है, सोचता है माँ बाप के पास तो है ही, क्या दिक्कत है, आराम से खाएंगे रहेंगे। तो जब तक इस मानसिकता से चलेंगे तब तक तो कुछ नहीं मिलेगा, कोई नहीं देगा, कल माँ बाप भी नहीं देगा, निकाल देगा 25 साल बाद। इसलिए हर जगह आप अपने मेहनत को, अपने आप को लगाना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ मिले। कहीं लगाओगे तब पाओगे। और इसमें बहुत बड़ा योगदान है रोज माइंड का कि उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहा। हम तो इनके साथ बहुत सारे प्रोग्राम में, मीडिया में एक प्रोग्राम हुआ था और बहुत सारी जगह प्रोग्राम हुआ है जहां मैं उस प्रोग्राम का साक्षी रहा हूँ, मैं स्टेज शेयर किया हूँ। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है अंबर जी का और मैं इनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा समाज के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें बच्चे को एक इतना सुव्यवस्थित प्लेटफॉर्म मिला हुआ, सब कुछ बना बनाया हुआ, और जाओ और पढ़ो मजे में, इससे बढ़िया कहाँ कौन मिलेगा। तो मेरी बात इसी तरह से मैं अपनी समाप्त कर। तो ये थे डॉक्टर RS शर्मा, जो लगभग 10 सालों से रोज माइंड के मेंटर्स रहे हैं और अभी ये ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में ग्रुप डायरेक्टर के पद पे हैं। हमने इनसे बात की और इंजीनियरिंग की दुनिया को और करीब से जाना। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारी संस्था के बारे में लोगों को बताइएगा ताकि अधिक से अधिक लोग हमारी योजना संकल्प का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।